चैप्टर 18। वेदांत ने फलक से कुछ ऐसा कहा जिसे सुन फलक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो जोर से चिल्लाई, मिस्टर सिंघानिया, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब आगे मुझे अपनी बातें दोहराने का शौक नहीं है। वेदांत ने इतना कहा और कबर्ड में कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद जब वो अपने हाथ में एक बैग लेकर वापस आया तो उसे फलक वहां दिखाई नहीं दी, क्योंकि वो जानता था कि उसने कमरे को अभी पासवर्ड से लॉक किया हुआ है। तो उसने रूम के चारों ओर अपनी सर्द नजरें दौड़ाई तो उसे फलक कर्टन्स के पीछे छुपी हुई दिखाई दी, क्योंकि उसके साड़ी का आंचल उसमें से हल्का सा दिखाई दे रहा था। वेदांत गुस्से से उसकी ओर बढ़ा और एक झटके से उसे वहां से निकाल अपनी गोद में उठाए बेड पर ले आया। फलक लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। वो उसके सीने में मुक्के मार रही थी। उसे तो अब ऐसा लग रहा था कि वो किसी चट्टान पे अपने हाथ मार रही हो। ये आदमी है या फौलाद? इसे मारते मारते मेरे ही हाथ टूट जाएंगे, फलक ने मन सोचा। फिर वेदांत को देख चीखती हुई बोली, क्या तुम बहरे हो गए हो या चाइनीज में बोल रही हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? जाहिल आदमी, छोड़ो मुझे वरना तुम्हारा ये सड़ा हुआ मुंह नोच लूंगी। फलक के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद वेदांत का चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो गया। उसने गुस्से से फलक को बेड पर फेंका, जिससे उसके मुंह से एक चीख निकल गई। वो तुरंत उठकर वहां से भागने लगी तो वेदांत ने उसके हाथ को टाई से बांधकर बेड से अटैच कर दिया और उसके पैरों को बेल्ट से बांध दिया। इस वक्त फलक को वेदांत किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था जो उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ही प्रकट हुआ हो। वो सहमी हुई नजरों से वेदांत की ओर देखने लगी, जिसने अब उसके मुंह पर टेप भी लगा दिया था। तभी वेदांत ने अपने बैग से एक मशीन को बाहर निकाला, जिसे देख फलक की सांसें मानो हलक में अटक सी गई। वेदांत के हाथ में इस वक्त एक टैटू मशीन थी। असल में वेदांत उसे एक मार्क देना चाहता था, जिसका मतलब वो उसपे एक स्टैंप लगाना चाहता था, जिससे फलक को ये पता चल जाए कि वो सिर्फ उसकी है। और वो ऐसा क्यों करना चाहता था, यही बात फलक को समझ नहीं आ रही थी। वेदांत उस मशीन को लेकर फलक के पास आने लगा, जिसे देख फलक ना में अपना सिर हिलाने लगी। वेदांत ने फलक के पास आकर उसके सीने से उसका आंचल हटा दिया। उसके ऐसा करते ही फलक की आंखें डर से फैल गई। तभी वेदांत ने झुककर उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उससे कहा, एसएचएच बाबी, जितना तुम स्ट्रगल करोगी तुम्हें उतना ही पेन होगा। सो बी अ गुड गर्ल एंड लेट मी डू माई वर्क। वेदांत की ऐसी साइको वाली बातें सुन फलक का दिल जोरों से धड़कने लगा। अब उसे वेदांत से बेहद डर लग रहा था, क्योंकि जितना उसने उसके बारे में सुना था वो उसे उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दर्द को बर्दाश्त करने लगी। उसके आंखों के कोरों से आंसू बहने लगे। वो दर्द से अपने होठों को बाइट कर रही थी। इट्स डन बार्बी। वेदांत की आवाज सुन फलक ने अपनी आंखें खोली और उसने नजरें नीचे कर अपने सीने के ऊपर बने टैटू को देखा, जिसपे कर्सिव से वेदांत लिखा हुआ था। वेदांत ने अब उसके हाथ पैर खोल दिए थे। जैसे ही उसने उसके मुंह से टेप हटाया, फलक उस पे जोर से चिल्लाने लगी, पागल आदमी, क्या तुम्हें अकल वकल नहीं है कि टैटू बनाने से पहले कम से कम मुझसे डिजाइन तो पूछ लेते? अरे डिजाइन ना सही, कम से कम किस जगह बनवाना है ये तो पूछ लेते। बस मशीन पकड़ा और खुद को समझने लगे टैटू आर्टिस्ट। क्या तुम्हारी कंपनी बैंक करप्ट हो गई है जो तुमने ये साइड धंधा करना स्टार्ट कर दिया है? तो मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बता देती हूँ कि तुम बहुत बेकार टैटू आर्टिस्ट हो और जल्द ही तुम्हारा ये धंधा भी बंद हो जाएगा। वेदांत फलक की बातें सुन उसे अपनी सर्द नजरों से घूरने लगा। इससे पहले कि फलक उससे और कुछ कह पाती, वेदांत ने अपने सख्त और गर्म होठ फलक के मुलायम और नर्म होठों पे रख दिए। उसके ऐसा करते ही फलक की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके बदन में मानो उसे 440 वोल्ट का झटका सा लग गया। वो बिल्कुल नम हो गई।
तभी उसे अपने होठों पे दर्द महसूस हुआ, जिससे वो अपने सेंस में आई। इससे पहले कि वो वेदांत से खुद के लिए डिफेंड करती, वो खुद ही फलक से दूर हो गया। वेदांत के अलग होते ही फलक ने अपने होठों को हुआ तो उसकी उंगलियों में ब्लड लग गया। नेक्स्ट टाइम इट्स बिकम मोर पेनफुल फॉर यू बार्बी, वेदांत ने अपने होठों पर अंगूठे से फलक के खून को साफ करते हुए कहा। इफ यू डू दिस नेक्स्ट टाइम आई विल किल यू, फलक ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात सुन वेदांत ने एविल स्माइल करते हुए उससे कहा, रियली बार्बी, आई डेयर यू से इट अगेन। वेदांत ये बात इतनी डोमिनेटिंग तरीके से कही थी कि फलक एक पल के लिए सहम गई और उसका ये डरा हुआ चेहरा वेदांत की आंखों से भी नहीं छुप पाया था, जिसे देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह कठोर और एक्सप्रेशन लेस था। उसने एक नज़र फलक के झुके हुए चेहरे की ओर देखा और बेडरूम से बाहर निकल गया। वेदांत के जाते ही फलक बेजान सी बेड पर लेट गई। इस वक्त उसकी आंखों में एक सूनापन था। वो बाहर से कितना भी खुद को बहादुर दिखा ले, लेकिन वो थी तो एक सिर्फ 20 साल की लड़की ही। भले हालतों ने उसे समय से पहले मैच्योर बनने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन इन सब में उसने ध्वनि के अलावा सब कुछ खो दिया था। ना वो कभी सरसीवा जाती, ना वीर चौधरी से उसकी मुलाकात होती और ना इन सब में उसके पेरेंट्स की मौत होती। अगर आज उसके पेरेंट्स जिंदा होते तो उसे कभी इस शैतान से शादी नहीं करनी पड़ती। आज वो खुद को किसी पिंजरे में बंद एक पपेट की तरह महसूस कर रही थी, जिसे दुनिया के तमाम ऐशो आराम तो मिल रहे थे, लेकिन जो नहीं मिल रही थी वो थी आज़ादी। खुल के जीने की आज़ादी, अपनी मर्जी से सांस लेने की आज़ादी। अपनी जिंदगी के दर्दों को अपने सीने में दबाते हुए उसे अपनी बर्बादी का एक और दिन याद आ गया। फ्लैशबैक। माँ, मैं क्या पहनूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शाम होने को है और अभी तक मेरे कपड़े ही डिसाइड नहीं हुए हैं। अगर मैंने देरी की तो सिया बहुत नाराज होगी, फलक ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। बेटा, तू एक बार इसे ट्राई कर, मिस शर्मा ने एक हेवी वर्क वाला अनारकली सूट फलक को देते हुए कहा। माँ, ये थोड़ा ज्यादा हैवी नहीं है, फलक ने उस ड्रेस को अजीब नजरों से घूरते हुए कहा। दी, आप ऑलरेडी अब तक 10 ड्रेसेस रिजेक्ट कर चुकी हो और अगर ऐसा ही हाल रहा तो आप आज शादी में पहुंचने का सपना छोड़ ही दो, ध्वनि ने आई रोल करते हुए कहा तो फलक भी अपना सर खुजलाने लगी। थोड़ी देर बाद फलक और ध्वनि सिया की शादी में जाने के लिए रेडी हो गई। फलक ने हैवी वर्क वाला पिंक अनारकली सूट पहना हुआ था और अपने बालों को हल्का सा कल कर खुला छोड़ा हुआ था। कानों में बड़े बड़े झुमके और हल्का मेकअप, कुल मिलाकर आज फलक बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं ध्वनि ने भी एक गोल्डन शरारा सूट पहना हुआ था, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स, हल्का मेकअप और सुंदर सी हेयर स्टाइल। इस लुक में वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। असल में उन दोनों को हैवी तरीके से रेडी होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मिसेस शर्मा को अपनी बेटियों को तैयार करना बेहद पसंद था। जैसा कि सभी माँ चाहती है कि उनकी बिटिया जहाँ भी जाए सबसे प्यारी दिखे, तो यही हाल मिसेस शर्मा का भी था। बेटा, तुम्हारे पापा तो कल दोपहर तक हेडक्वार्टर से यहाँ आएंगे और मैं तो उन्हें बताना भी भूल गई हूँ कि तुम दोनों यहाँ शादी में जाने वाली हो, मिसेस शर्मा ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। चिल मॉम, हम 3 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे और हम कार भी तो लेकर जा रहे हैं, तो फिक्र नॉट, ध्वनि ने ड्रामेटिक तरीके से कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दी। फलक इस बात से अनजान थी कि वो आज एक शेर की गुफा में कदम रखने जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में सिया से उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। सिया उन्हें अक्सर गांव घुमाने लेकर जाया करती थी। फलक और ध्वनि भी उसकी कंपनी काफी एंजॉय करते थे। अवसर सिया फलक के घर भी आया करती थी। सिया का नेचर कभी हंसमुख था और ये पूरा गांव ही चौधरी से भरा हुआ था, इसलिए मिसेस शर्मा ने कभी सिया से ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो किस चौधरी की बेटी है और शायद यही
उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़ी सी हवेली के सामने आकर रुकी। यहाँ बाहर पार्किंग का अच्छा अरेंजमेंट किया गया था, क्योंकि वहाँ इस वक्त स्टेट की नामचीन हस्तियां मौजूद थी। लगता है सिया किसी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, ध्वनि ने वहाँ की डेकोरेशन को देखते हुए कहा। अरे उसी ने तो बताया था कि उसके पापा इस गांव के बहुत बड़े चौधरी है और उसका हस्बैंड तो कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा है। फलक की बात सुन ध्वनि ने भी सिर हिला दिया और वो दोनों हवेली के अंदर आ गए। जैसे ही उन दोनों ने शादी में एंटर किया, सबकी नजरों उन्हीं के ओर चली गई, खासकर फलक की ओर। उनमें से कुछ लोग फलक को जानते थे क्योंकि वो मिस चंडीगढ़ जो थी। उन सब की नजरें खुद पर महसूस कर फलक थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगी थी। दी, क्या हम दोनों जोकर जैसे दिख रहे हैं? क्या माँ ने हमारा हैवी मेकअप किया हुआ है? ध्वनि ने अपना चेहरा फलक की ओर दिखाते हुए कहा। अरे नहीं छोटी, हमें इन सब को इग्नोर करना चाहिए और सिया के पास जाके उसे गिफ्ट देना चाहिए, फलक ने कहा और स्टेज की ओर जाने लगी। उन नजरों के बीच दो जोड़ी आंखें ऐसी भी थी जो फलक को बड़े ही प्यार से निहार रही थी, जिसकी आंखें एक पल के लिए भी उससे ओझल नहीं हुई थी। इस वक्त उस शख्स के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वीर चौधरी ही था। वीर ने आज एक ब्लैक इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था जिसमें वो बेहद डैशिंग दिख रहा था। भाई साहब, भाभी मॉडलिंग भी करती है, रवि ने अपना मोबाइल वीर के सामने करते हुए कहा। उसमें फलक की इंस्टाग्राम आईडी थी जिसमें उसके कई डांसिंग वीडियोस और मॉडलिंग फोटोशूट्स थे। असल बात ये थी कि फलक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, जिस वजह से वो अक्सर फैशन डिजाइनर कंपटीशन में भाग लेती थी, जिसमें कई बार उसे खुद की ड्रेसेस पहनकर रैंप वॉक करना पड़ता था। उसके रैंप वॉक परफेक्शन को देखकर ही नील और ध्वनि ने उसे मिस चंडीगढ़ में हिस्सा लेने के लिए फोर्स किया था और फलक ने प्राउडली उस कंपटीशन को जीता भी था। पता नहीं और कितने रूप है इसके जो देख ये हर बार हमारा दिल चुरा लेती है, वीर ने मन ही मन फलक की आईडी देखते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर फलक और ध्वनि स्टेज पे जाकर सिया और उसके दूल्हे से मिलकर आई और उन दोनों ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। सिया अपने ब्राइडल लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इस शादी से कितना खुश थी। उसे खुश देखकर